हेलो दोस्तों, मैं आज आपको हिस्ट्री, जो आपका इतिहास है, इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम देखो बुक में तो दे रखा है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लेकिन इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। यह आपका चैप्टर 7 लगभग बैठेगा और जो चैप्टर 7 है आपके सिलेबस का, यानी जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है यह आपके चैप्टर का मतलब आपकी जितनी हिस्ट्री है उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कम तो आपके क्वेश्चन आएंगे, वो लगभग से लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन केवल इस चैप्टर से आएंगे। 8 क्वेश्चन, समझ रहे हो? इस चैप्टर का वेटेज कितना, 8 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। आप जब अभी टिक मार मारोगे तो 8 क्वेश्चन आपको विजयनगर से मिलेंगे। ठीक, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है ये क्या था, इसके क्या क्या खूबियां हैं, क्या कौन कौन शासक रहा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है जो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। अभी मैं इनके बारे में थोड़ी कहानी बताता हूं आपको क्या क्या हुआ। देखिए जो हरिहर और बुक्का इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी स्थापना के क्या कारण रहे, ऐसा क्या कारण हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ गई। देखिए तो मैं आपको बताता हूं। जिस समय देखिए ये स्थापना करी ना 1336 डेट को अभी भूलिए आप। जो विजयनगर जो है ये पहले विजयनगर यहां नहीं था, विजयनगर नहीं था। यानी जो हरिहर और बुक्का हैं ये 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इनके पिता का नाम था संगम। देखिए इनके पिता का नाम था संगम और 2 भाई थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं 2 भाई बुक्का हैं। ये आप मान के चलिए ये नॉर्थ इंडिया में जाओगे आप नॉर्थ इंडिया में पहुंच गए। नॉर्थ इंडिया में पहुंचने के बाद यहां पर एक पड़ती है आपकी कृष्णा नदी, ठीक, और इधर की साइड एक पड़ती है तुंगभद्रा नदी। यहां पर पड़ती है आपकी कृष्णा नदी और यहां पर पड़ती है आपकी तुंगभद्रा नदी। यहां पर एक साम्राज्य काम कर रहा था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। यानी बहमनी साम्राज्य जो था वहां पर इसका पिता जो था संगम वहां अपनी सेवाएं देता था। इसका जो पिता है संगम वो काफी समझदार था, तो वहां पर एक मंत्री के पद पर काम कर रहा था बहमनी साम्राज्य में। और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ही जो हरिहर एवं बुक्का थे ये भी वहां पर सेवाएं दे रहे थे। यानी पिता भी वहीं सेवाएं दे रहा और पुत्र भी वहीं सेवाएं दे रहे थे। और ऐसी स्थिति में इस समय जब ये बात है, इसी समय दिल्ली पर शासन चल रहा था। जो दिल्ली है, दिल्ली पर शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इस समय दिल्ली पर जो शासन है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो काफी साम्राज्यवादी शासक था। यानी वह ऐसा शासक था जो चाहता था मेरा ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हो। ऐसी स्थिति में जब उसने देखा कि उत्तर भारत तो ठीक ठाक है, उत्तर भारत तो उसके नियंत्रण में आ चुका था, अब बात आती है दक्षिण भारत की। यानी जो दक्षिण भारत है इस पर उसने विजय प्राप्त करने की सोची, दक्षिण भारत पर। और जब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था तभी उसने दक्षिण भारत के लिए अपनी सेना बनाई और दक्षिण भारत के लिए भेज दी, रवाना कर दी। और उसने कहा कि दक्षिण भारत अब मोहम्मद बिन तुगलक को चाहिए। यानी जो दक्षिण भारत है वो मोहम्मद बिन तुगलक को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी सेना बनाई इसने और सेना को दक्षिण की ओर पलायन कर दिया और कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण चाहिए। अब ऐसी स्थिति बनी जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना दक्षिण में जा रही थी तो उस समय मैंने आपको बताया जो बहमनी है, सबसे पहले जो राज्य टकराना था वो बहमनी से टकराना था दक्षिण में आकर। बहमनी के यहाँ 2 भाई जो मैंने बताया हरिहर एवं बुक्का दोनों सेवाएं दे रहे थे और दोनों ही बहुत बड़े कुशल योद्धा थे। यहाँ का बहमनी साम्राज्य था। उसने कहा बेटा तैयार हो जाओ, हमारे युद्ध की शुरुआत होगी और हमें अपना साम्राज्य बचाना है। हरिहर और बुक्का तैयार हो गए क्योंकि एक क्षत्रिय कभी युद्ध की स्थिति को स्वीकार तुरंत कर लेता था, किसी भी समय तत्पर रहता था युद्ध के लिए। तो जब हरिहर और बुक्का को पता चला कि सेना को लड़ाया जा रहा है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना भेज रखी है। ऐसी में इन दोनों ने अपनी सेना तैयार की और सेना का आप मान के चलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ये आ रही है और जो हरिहर और बुक्का की सेना है वो ये है। आप इस बात से समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना बहुत बड़ी है और हरिहर बुक्का की सेना बहुत छोटी है। अब ऐसी बड़ी सेना के सामने छोटी सेना को लड़ाना का मतलब क्या है कि ये स्वयं आत्महत्या कर लें।
यानी भैया आप ये देखो, इतनी बड़ी सेना के सामने एक छोटा सा तिनका अगर उड़े तो क्या करे, वो उसे नीचे गिरना ही होगा। यानी अगर ये युद्ध होगा तो हरिहर एवं बुक्का की हार होगी, अवश्य होगी। तो ऐसी स्थिति में हरिहर और बुक्का ने सोचा कि अगर युद्ध लड़ेंगे तो हमारी हार अवश्य हो जाएगी, और इस हार से बचने का एक तरीका है कि हम यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दें। भैया हम सौंप दें कि हम आपके सामने हार गए, आप जो चाहते हो वो कर लो। तो हरिहर और बुक्का ने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हम आपका प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, यानी आप शासन करोगे। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना खुश, उसने हरिहर और बुक्का को पकड़ा, सोचा कि क्यों ना इसे 4 इंच छोटा करवा दें यहीं, लेकिन कहा शासक की अनुमति नहीं है अभी। शासक ने ऐसा नहीं कहा है कि हत्याएं भी करनी है अगर कोई बड़ा अधिकारी मिले तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद बिन तुगलक को इन्हें भेंट दी जाए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को हरिहर एवं बुक्का को सौंप दिया जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास दरबार में ले जाया गया हरिहर और बुक्का को। अब मोहम्मद बिन तुगलक उधर सोच रहा था कि मुझे दिल्ली तो मिल चुकी है, मुझे दक्षिण भारत चाहिए, और दक्षिण भारत मेरे को जब ही मिलेगा जब मैं दक्षिण में अच्छी तरीके से जानता होऊंगा। इधर ऐसी स्थिति में हरिहर और बुक्का उसके दरबार में बैठे हैं, और जो दरबार में हरिहर और बुक्का बैठे हैं ये दोनों ही दक्षिण के बहुत बड़े योद्धा हैं। तो उसके मन में कहीं ना कहीं विचार आ रहा था कि अगर मैं इन्हें मरवा देता हूं तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, मुझे जो राज्य मिल रहा था वो वहां पर मिल चुका है। अगर मैं इन दोनों को अपने साथ मिला लूं तो मैं संपूर्ण दक्षिण भारत बड़े आराम से जीत सकता हूं, यानी संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर सकता हूं मैं अगर हरिहर और बुक्का को अपने साथ कर लूं तो उसने चालाकी खेली। उसने कहा देखो भाई सुनो हरिहर और बुक्का, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है, मतलब उसने कहा कि आप मेरे दरबार में खड़े हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो जीवन का और एक मृत्यु का। लेकिन जो जीवन का आपके पास विकल्प है वो बहुत बड़ा लाभकारी है। कैसे? अगर आप मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, यदि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, यदि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैं अपने दरबार में रखूंगा और महत्वपूर्ण पद दूंगा, और महत्वपूर्ण पद देने के साथ साथ आपकी दरबार में प्रतिष्ठा बहुत बरकरार रहेगी। यानी महत्वपूर्ण पद केवल इस्लाम धर्म स्वीकार करने की वजह से। हरिहर बुक्का ने सोचा कि अगर मना कर दिया तो खत्म करवा देगा ये, यानी जितना हमारा धर्म है वो सब खत्म, धर्म का क्या करना हमें। और अगर हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, अगर हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि हमें पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, राजपाट मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो यहां पर इनके मन में लालच आ गया। ठीक है साहब, आप जैसा कहते हो हम वैसा करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म से ये बन गए मुस्लिम धर्म के अनुयायी, यानी इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जब मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया तो इन्हें पद मिल गया और प्रतिष्ठा मिल गई, और दिल्ली में ये चैन की सांस काट रहे थे। उधर मोहम्मद बिन तुगलक को चींटियां काट रही थी, यानी बैड काट रहा था। यानी उसे लग रहा था यार मैंने इन्हें रख लिया, मुझे अब समय आ चुका है कि दिल्ली से अपना साम्राज्य दक्षिण में फैलाना चाहिए। अब इन दोनों से कहा कि बेटा आपका अब काम यह है कि आप दक्षिण भारत जाओ और ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बड़ा कर सको। हरिहर और बुक्का तैयार हो गए, उन्होंने सेनाएं सजाई और दक्षिण भारत की ओर पलायन कर दिया, यानी जहां ये पैदा हुए थे इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए ये तैयार हो गए। अब हरिहर और बुक्का की सेनाएं जब साथ में आ रही हैं, बहुत बड़ी विशालकाय सेना है, तो ऐसे ही रास्ते में एक संत मिलता है जिसका नाम है विद्यारण्य संत। ये बहुत इंपॉर्टेंट संत है, आपको इसको याद रखना है। विद्यारण्य संत, जो विद्यारण्य संत है ये बनारस का संत था और दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो इसने देखा मोहम्मद बिन तुगलक की सेना आ रही है, इन्होंने कहा योद्धा कौन है। उसके मन में ललक उठी कि ये योद्धा कौन है। उन्होंने कहा ये तो हरिहर और बुक्का हैं, संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का, और अपने भाई बंधुओं को, अपनी मातृभूमि को मारने के लिए जा रहे हैं ये। उससे ये कतई देखा ना गया और वो जाकर पूछा उसने हरिहर और बुक्का से, क्या करते हो तुम, क्या करते हो।
एक हिंदू धर्म के अनुयायी होते हुए पहले तो आपने अपना धर्म भ्रष्ट करवा दिया, आपने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, यानी आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने हिंदू धर्म के नाम पर आप कलंक हो, आप अपने पिता अपनी माता के नाम पर कलंक हो, जो अपने जीवन का प्राण न्यौछावर कर देते परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार न करते, और तुमने लालच में आके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब इधर हरि और बुक्का को थोड़ा शर्म लगी, शर्मसार हुए, और उसने कहा कि आज मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर तुम दक्षिण में अपने पितृ बंधुओं का, अपने भाइयों का, अपने मित्रों का रक्त बहाने आ गए। कैसे व्यक्ति हो तुम, तुम्हें लाज नहीं आती? जब उसने ऐसी बातें समझाई तो हरिहर और बुक्का का दोबारा मन परिवर्तित हो गया और उसने दोबारा कहा कि महाराज हमें बताइए अब हम क्या करें। तो उसने कहा पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करो, मुस्लिम धर्म को त्यागो, दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार करो। तो इन्होंने दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार किया और इनका दोबारा राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करने के बाद इन दोनों भाइयों ने, जो ये नदियां आपको दिख रही है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, यहां पर एक राज्य बसाया जिसका नाम दिया गया विजयनगर साम्राज्य, यानी यहीं पर आकर बसेगा आपका विजयनगर साम्राज्य। और इन्होंने आकर स्थापना की, और ये स्थापना की गई थी 1336 में। 1336 में आकर दोनों भाइयों ने, हरि और बुक्का ने आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी 1336 में। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य आगे बढ़ने लग गया। तो आपको ये पूछेगा कि पेपर में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर स्थापना की किसके द्वारा की गई, हरि और बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई, 1336 में। आपसे पूछेगा कि वह कौन सा संत है जिसने हरिहर बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया, तो विद्यारण्य संत था जिसने हृदय परिवर्तित कराया। आपसे पूछेगा हरिहर बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाकर कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य कहां पर है, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो ये दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों का क्षेत्र, यानी एक नदी ये, एक नदी ये, इसका जो बीच का रीजन है इसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र। यानी जो आपका विजयनगर साम्राज्य है ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र का एक भाग है, यहां पर जाकर इन्होंने स्थापना की थी। इस प्रकार आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली होगी, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आपको समझ आया होगा कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई। मेरा मेन मोटिव यहीं से यही था कि आपको ये समझ में आए कि राज्य की स्थापना क्यों की गई जो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने आपको बताया 1336 ईस्वी में की गई। दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर एवं क्या है, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर, देखो आपको ऑनलाइन पढ़ने का मतलब है कि आप मन में से अपनी भावनाओं को जगाओ। जैसे ही मैं कुछ पूछता हूं मन में तुरंत आंसर लाओ। ये दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ स्टडी। ऑनलाइन में आपका बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ने का। आपको मन में रिवाइज करना होगा। यानी 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य में इसका पिता कौन था, इसके पिता का नाम था संगम। देखो, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश रहेंगे। विजयनगर जो साम्राज्य है इसके अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया है। तो 4 वंश कौन कौन से हैं? आपका पहला है संगम वंश, दूसरा है आपका सुलभ वंश, तीसरा है आपका तुलुव वंश,
और चौथा है आपका आरवीडू वंश। यानी आपसे पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों के द्वारा शासन किया गया, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों के द्वारा शासन किया गया, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और आरवीडू वंश। आपसे पूछेगा संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, बस यहां से यही पूछता है कि संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई। आपको पता है संगम कौन था, हरिहर और बुक्का का पिता था, तो हरिहर और बुक्का ने आकर संगम वंश की स्थापना की। आपसे सुलभ वंश के बारे में वो पूछता नहीं है, आपसे पूछता तुलुभ वंश में, कहता तुलुभ वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा रहा, तो यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक है, इसके बारे में आपको ज्यादातर पढ़ना है। तो कृष्णदेव राय, तुम आपसे पूछो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो वो कृष्णदेव राय है। क्या कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था, तो वो तुलुभ वंश से संबंधित था। फिर आपसे सबसे लास्ट में पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य पर वह अंतिम शासन किस वंश का रहा जिसने लास्ट तक शासन किया, जिसका नाम है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश ने विजयनगर साम्राज्य के अंत तक शासन किया था। देखिए आपको ये 4 वंशों के बारे में याद रखना होगा। ये 4 वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों वंशों को आप नोट कर लीजिए, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने ये बात नोट कर ली होगी, और नहीं की है तो वीडियो को देन रोकें और फिर करें। ठीक, चलो आगे हम लेकर चलते हैं। देखिए आप कहता है विजयनगर साम्राज्य का खत्म कैसे हुआ। जो विजयनगर साम्राज्य है इसका समाप्ति कैसे हुई, एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम राय। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम राय। राम राय तुलुभ वंश का अंतिम शासक था, राम राय। अब जो राम राय है इसी समय देखो दक्षिण भारत में मैंने आपको बताया यहां पर इसने स्थापना कर रखी है विजयनगर साम्राज्य की। अब इसी समय क्या था, यहां पर चल रहा था एक शासन बहमनी शासन का, यहीं पर चल रहा था गोलकुंडा का, यहीं बीदर का चल रहा था, और यहीं पर अहमदाबाद का शासन चल रहा था। यानी यहां पर ऊपर 3-4 राज्य थे, ऊपर 3-4 राज्य आपको ये मान के चल रहा है, गोलकुंडा, बीदर और अहमदाबाद। देखिए यहां 4 वैसे 4 मान जाते हैं, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर। यहां पर ये 4 राज्य ऊपर थे, ये वाले, इसमें बीदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये 3 इंपॉर्टेंट रहे। यहां पर ये 4 राज्य थे। अब जो राम राय था इसने सोचा कि मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए। साम्राज्य बढ़ाने के लिए इसने क्या तकनीक अपनाई, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन शासकों को आपस में भिड़वा दूं, और जब ये शासक आपस में भिड़ जाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, जैसे जिसकी शक्ति कमजोर होगी मैं उस पर जाकर तुरंत आक्रमण कर दूंगा और अपने अंदर शामिल कर लूंगा। इसने ये नीति अपनाई राम राय ने। अब जब राम राय ने इनको आपस में भड़काना स्टार्ट किया, और जब ये बात इन 4 राज्यों को आपस में पता चल गई, तो इन्होंने अपनी संयुक्त सेना बनाई और राम राय के ऊपर आक्रमण कर दिया, और राम राय के ऊपर आक्रमण करने के पश्चात इसको समाप्त कर दिया। इसी प्रकार विजयनगर की समाप्ति हो गई। कहता विजयनगर की समाप्ति कब हुई, तो 1565 में 1565 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में। इसका दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। देखिए आपसे पूछेगा विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ 1565 में। 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध और अन्य नाम से क्या जाना जाता है, वो राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस पर बहुत, इसके बाद क्या हुआ, इन जो ये गोलकुंडा, बरार और अहमदनगर के शासक थे, मुस्लिम शासक होते, और इन्होंने इस पर 1565 में आक्रमण कर दिया विजयनगर साम्राज्य को पर, और इसे खूब लूटा, इतना लूटा इनके मंदिरों को तोड़वा दिया गया। इसके बाद ये पूरी तरह से खंडर बनकर रह गया। उन खंडरों में आज एक स्थान मिला है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हम्पी। आज जो हम्पी है वो मिला उसके भग्नावशेषों में, उसके खंडरों में। तो खंडरों में हम्पी मिला। कहता हम्पी ये नाम कैसा पड़ा होगा, तो हम्पी को कहा गया कि वहां की एक देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। कहता उन पंपा देवी के नाम पर ही यहाँ ये जो है विजयनगर साम्राज्य की मातृ देवी हैं, मातृ देवी तथा स्थानीय देवी।
मातृ देवी तथा स्थानीय देवी थी यहाँ की पंपा देवी। इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था हम्पी। हम्पी जो है इसकी खोज 1800 ईस्वी के आसपास की गई थी। 1800 ईस्वी के आसपास की गई थी हम्पी की खोज। कहता हम्पी का नाम कैसे पड़ा, वो पंपा देवी के नाम पर पड़ा। कहता 1500 विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, तो वो हम्पी है। और एक इतिहासकारों के अनुसार अगर माने तो जो ये हम्पी है यही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा होगा। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो राजधानी होगा वो यही हम्पी रही होगी। ये वाली जो हम्पी है यही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही होगी। 1800 के आसपास की बात है। एक आया था व्यक्ति, ब्रिटिश व्यक्ति आया था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कॉलिन मैकेंजी। इसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि जब कॉलिन मैकेंजी आया इसने ही विजयनगर का काफी अध्ययन किया और कुछ मानचित्र बनाए और पता लगाया कि ये सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार की इसकी विशेषताएं थी। इन सभी बातों का इसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो आप यहां से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ, 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के कारण हुआ, तालिकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ। कहेगा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो रामराय और गोलकोंडा, बरार और अहमदनगर की सेनाओं के बीच। कहता इसमें जीता कौन, तो इन तीनों की संयुक्त सेनाएं जीती। हारा कौन, रामराय हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, 1565 में विजयनगर पर आक्रमण किया गया और उसकी धन संपत्ति माया को सब कुछ लूट लिया गया और लूटने के बाद उसे पूरा खंडर बना दिया गया। उन्हीं खंडरों में से एक स्थान प्राप्त हुआ जिसका नाम है हम्पी। कहता हम्पी क्या है, हम्पी वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हम्पी। जो हम्पी है इसे ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। जो हम्पी की खोज की गई वो कॉलिन मैकेंजी के समय में की गई। जो कॉलिन मैकेंजी एक बहुत बड़े मानचित्र थे, इतिहासकार थे, इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। बहारों फूल बरसों, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। लाली फूल की लकाएं गोरे हाथों में है खट्टा कालीन। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने अभी आपको बताया एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉलिन मैकेंजी। देखिए ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से, यहां कम से कम इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कहेगा कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 1754 में। इसका जन्म 1754 में ब्रिटेन में हुआ। कहता है ये भारत कब आया, तो ये भारत आया था 1815 में। ये सर्वेयर जर्नल बनाकर भेजा गया था, सर्वेयर जर्नल बनाकर भेजा गया 1815 में, और ये 1821 तक भारत में रहा, 1821 तक। और 1821 तक यह अपने पद पर बना रहा, इसका पद सिक्वायर रहा कॉलिन मैकेंजी का। और ये एक बहुत बड़ा महान उस समय का चित्रकार था, चित्रकार, छाया चित्रकार आदि था। इसके बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा ही हम्पी की खोज की गई थी। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको याद रखना है कि इंजीनियर भी था काफी उस टाइम का। इंजीनियर को कहते हैं अभियंता, ये एक अभियंता भी था। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की एक महान शासक जिसका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने यहाँ जो विजयनगर साम्राज्य में शासन किया वो लगभग 1509 से लेकर 1529 तक किया है। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इसने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। और कहता है ये जो कृष्णदेवराय किस वंश का था,
तो आपको याद होगा जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश का है? लर्न इट, याद करो, किस वंश का है? तासे तुलुव वंश का। यानी जो विजयनगर साम्राज्य का जो महान शासक था कृष्णदेव राय, ये तुलुव वंश से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए जिस समय भारत में ये शासन कर रहा, आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूं या आप पढ़ना, इसी समय जिस समय भारत में कृष्णदेव राय का शासन कर रहा है, इसी समय भारत में मुगलों का आक्रमण होता है। और मुगलों में उस समय जो 1526 में आकर बाबर जो है, बाबर ने आकर अपना शासन स्थापित किया था 1526 में, और ये 1529 के आसपास खत्म हो गया। तो जिस समय बाबर है, जिस समय बाबर भारत में आ रहा है, उसी समय दक्षिण में कृष्णदेव राय शासन कर रहा है। और बाबर अपनी जीवनी में लिखता है कि वह अनेक शासकों से टकराया, अनेक, परंतु भाई आपको याद होगा महाराणा सांगा से टकराया, इब्राहिम लोदी से टकराया, इतने महान महान शासकों से टकराया। कहता है कि उन्हें से युद्ध करते समय मुझे कभी भय न हुआ, परंतु मैं ये कभी न सोच सका कि मैं दक्षिण जाऊं और कृष्णदेव राय को से युद्ध करूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, बाबर कहता है कि दक्षिण भारत में क्या, पूरे संपूर्ण भारत में उस समय एक सबसे शक्तिशाली शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कहता है कृष्णदेव राय उस समय का बहुत बड़ा शक्तिशाली महान शासक था कृष्णदेव राय। तो आपके इसके बारे में याद रखना है कि कृष्णदेव राय ही उस समय का बहुत बड़ा शासक था। देखो इसकी एक मां थी, उसके नाम पर इसने एक इमारत बनवाई था जिसका नाम है नगलपुरम। कहेगा जो नगलपुरम है ये किसने, इसने कृष्णदेव राय, आपसे पहले पूछेगा नगलपुरम किसने बनवाया, तो नगलपुरम कृष्णदेव राय ने बनवाया। कहेगा नगलपुरम किसकी याद में बनवाया, तो इसने नगलपुरम अपनी मां की याद में बनवाया था नगलपुरम। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित, उसका शासन कब से कब तक रहा है, उसने अपनी मां के उपलक्ष्य में क्या बनवाया है, और बाबर के समय का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था। देखिए अब आपको याद रखना है जो कृष्णदेव राय है ये बहुत बड़ा शासक है, और जो उस समय के शासक थे ये राय अपने नाम के आगे लगाते थे। यानी कहता है राय क्या है, राय एक उपाधि है जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो अपने नामों के आगे लगाया करते थे, राय एक उपाधि को। आपको ये चीज क्लियर होगी, यानी जो राय है वो कृष्णदेव राय लगा रहा है, यानी उस समय के जो शासक अपने नामों के आगे राय लगाया करते थे। राय का अर्थ होता है शासक। ठीक है, अब देखिए कृष्णदेव राय है ये बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने क्या करा, उसी समय उड़ीसा के जो गजपति शासक, देखो उड़ीसा जो था, उड़ीसा आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन मैप पे कहां है, उड़ीसा के जो शासक थे उन्हें कहा जाता था गजपति शासक उन्हें कहा जाता था। यानी उड़ीसा के जो शासक हैं गजपति शासक हैं, और इधर कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय, इनके बीच एक युद्ध होता है 1500 के आसपास, 1500 ईस्वी में इनके बीच एक युद्ध होता है और कृष्णदेव राय उड़ीसा के गजपति शासकों को हरा देता है, बहुत तरीके से पीटता है इन्हें, यानी दौड़ा दौड़ा के मारता है। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के शासकों को हरा देता है तो उसी के उपलक्ष्य में आपको एक इमारत बनवाता है जिसका नाम है महानवमी डब्बा या डिब्बा। उसी के उपलक्ष्य में यह बनवाता महानवमी डिब्बा। इस महानवमी डिब्बे को दूसरा नाम दिया जाता विजय भवन। कहेगा आपसे महानवमी डिब्बे का अन्य नाम क्या है, तो उसका नाम विजय भवन है। कहेगा आपका विजय भवन नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि इसने कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराने के पश्चात महानवमी डिब्बे का निर्माण कराया था, उसी को विजय की संज्ञा दी गई है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इसने किसको हराया और क्या करवाया। तो आप इतनी सी बात को नोट करिए, मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। महानवमी डिब्बा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, नोट डाउन दैट। देखिए अब हम देखते हैं महानवमी डिब्बे को। महानवमी डिब्बा है क्या चीज। देखिए महानवमी डिब्बा कुछ इस प्रकार की संरचना थी। ऐसी संरचना है महानवमी डिब्बे की। ठीक है, ये महानवमी डिब्बे की ऐसी संरचना है। इस तरह का ये बहुत बड़ा पत्थर है। अब इस पत्थर है कितना, देखिए जो ये जो है ये 40 फीट
40 फीट तो ऊंचा है, ठीक, और लगभग 11,000 वर्ग फीट यानी 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यानी 40 फीट इसकी ऊंचाई है और 11,000 फीट इसका चौड़ाई है। आपसे देखो यहां से महानवमी डिब्बे से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, कहेगा महानवमी डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, ये 40 फीट है, कहेगा महानवमी डिब्बे की चौड़ाई कितनी है, तो 11,000 फीट है। ये कहेगा महानवमी डिब्बे का निर्माण क्यों करवाया गया, आपसे पूछेगा महानवमी डिब्बे का निर्माण क्यों करवाया, तो उड़ीसा के गजपति शासकों को हराने के पश्चात विजय की याद में इसने महानवमी डिब्बे का निर्माण करवाया था। कहेगा महानवमी, जो देखो अब जो महानवमी डिब्बा है, महानवमी डिब्बे पर उसने क्या करा था, जो नीचे की इसकी संरचना है, आधार, एक मिनट जस्ट वेट, जो इसका आधार है ये वाला, ये जो आधार है इस पर इसने क्या करवा रखा था, ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ था, ये पूरा ये वाली, ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का, और लकड़ी की ही इसने इस पर चित्रकारी करवा रखी है, यानी इस पर लकड़ी के बहुत सारे चित्र बन रहे थे, भगवान के या अन्य किसी के, इसने लकड़ी के ऊपर ही चित्रकारी करवा रखी थी। देखो आपसे पूछता है कि विजयनगर जो आपका महानवमी डिब्बा है इसका आधार किसका बना हुआ था, यानी जो इसका बेस है ये आधार है किसका बना हुआ है, तो ये आधार जो है इसका लकड़ी का बना हुआ होता था, इसका आधार लकड़ी का बना हुआ है। पूछेगा लकड़ी पर किसके, लकड़ी पर जो चित्र बनाए जाते थे वो किसके हैं, तो लकड़ी पर जो चित्र बनाए गए हैं वो भगवानों के हैं, यानी अनेक भगवानों के चित्र बनाए जाते हैं। और कहता था जो चित्र बनाए जाते थे आधार पर वो किस चीज के बने हुए, तो वो चित्र जो बने होते थे वो लकड़ी के ही बने हुआ करते थे। लकड़ी को काट कर आप देखते हो ना, दीवार को हम थोड़ा थोड़ा तोड़ते, मतलब दीवार है इसमें अगर तोड़ तोड़ के यूं करके हम इसमें बना देंगे, तो वो उस तरह से था। देखो ना, मतलब कोई इमारत है और उसमें छेनी लें और छेनी से हम ऐसे कर दें तो चित्रकारी बनती चली जाती है, वैसा ही यहाँ पर लकड़ी से उत्प्रेरण करवाया गया था। तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें महानवमी डिब्बा क्या है, कि इसका निर्माण क्यों करवाया, इसका आधार कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका आधार किस चीज का बना हुआ है, इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखिए आगे और चलते हैं। आपको महानवमी डिब्बे से एक बात क्लियर हुई, ये नोट करना आपको जो मैंने अभी लिखवाया था इसका आधार वाधार। देखिए जो क्या बोलते हैं महानवमी डिब्बा जो था इसका निर्माण से आप इसका नाम समझ रहे हो, महानवमी। नवमी हमारे यहाँ कब आती है, दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर मैक्सिमम आती है। यानी देखो महानवमी डिब्बा जो है इस पर विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। जो राजा कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय था या अन्य शासक हुए वो यहाँ पर आते थे, और नवमी यानी कब, दुर्गा पूजा, दशहरा आदि के अवसरों पर यहां पर विशेष अनुष्ठान क्या करते थे, पूजा पाठ क्या करते थे इस पर महानवमी डिब्बे पर। और महानवमी डिब्बे पर अपनी सारी सेना का ये निरीक्षण करवाते थे, जितनी इनके पास सेना होती थी वो महानवमी डिब्बे पर ले जाते थे और देखते थे कि इनकी सेना कितनी शक्तिशाली है। इस चीज का वो करते थे। ये कौन से अवसरों पर किया जाता है, दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, इन त्योहारों पर ये काम क्या करते थे। यहां पर क्या होता था, कुछ इनके अधिकारी आए करते थे जिन्हें कहा जाता था नायक। जो नायक होते थे वो आते, देखो अधिकारी क्या है, नीचे के सबऑर्डिनेट बंदे हैं। जो नायक हैं यानी जो नीचे के शासक होते थे, इसके मतलब आप मान के चलो, नायक को मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मंत्री है, इनके मंत्री जो है या अमर नायक। देखो नायक और अमर नायक में अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा। अमर नायक वह व्यक्ति था जिसको इसने भूमि दे रखी, मतलब इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब ऐसा थोड़ी ना कृष्णदेव राय हर जगह जाकर शासन करेगा, तो ऐसा कर देता भैया देख ये तेरा करावल नगर, करावल नगर तू संभाल, सोनिया विहार तू संभाल, दयालपुर कोई और संभालेगा, ऐसे करके। मैं दिल्ली में बैठा हूं, यानी केजरीवाल तो दिल्ली में बैठा है, अब केजरीवाल हर जगह थोड़ी ना शासन कर सकता अगर, तो वो देखता रहता है। उसी प्रकार का जो व्यक्ति है, जैसे अब आपके यहाँ से है मोहन सिंह बिष्ट, तो मोहन सिंह बिष्ट है वो अमर नायक है केजरीवाल के लिए, यानी सारी जानकारी है केजरीवाल को देंगे जाके, केजरीवाल के लिए है। आप ये मत सोचना बीजेपी से जीते हैं तो इसका मतलब बीजेपी को देंगे, मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं ये, भले ही टिकट कहीं और से जीते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अमर नायक जो था वो राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए आता था और राजा के सामने आया और राजा को उपहार दे करता था अनेक प्रकार की।
या तो ये उपहार दे किसी अपने अधिकारी से दिलवा देता, अमरनायक के यहाँ भी बहुत सारे अधिकारी रहते हैं, या तो उसके हाथों भिजवा देता था, या अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए ये स्वयं जाता था और उन्हें देता था, कहता था महाराज ये स्वीकार कीजिए। तो इससे उनकी स्वामी भक्ति नजर आती थी। यानी जो अनायक या अमरनायक हैं वो इन त्योहारों पर आके राजाओं को भेंट दिया करते थे, उस राजा उस भेंटों को स्वीकार किया करता था। इस प्रकार से चलता रहता था और पूरे दिन यहाँ विशेष अनुष्ठान चलता रहता था। प्रतियोगिताएं चलेंगी, दंगल हो रहा है, अपनी सेना का निरीक्षण हो रहा है, अपने विशेष हवन कुंड चल रहा है। यानी ये पूरे दिन का एक दिन का पूरा प्लान चलता, एक दिन का 9 दिन लगातार यही कहानी चलती रहती थी। तो ये आपका महानवमी डिब्बे के बारे में कहानी है। इस बात को आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। नोट डाउन दैट। आपने नोट कर लिया होगा, इसे आगे लेकर चलते हैं। देखिए अभी मैंने 2 चीज बताई आपको, नायक और अमरनायक। नायक और अमरनायक क्या है? नायक, अमरनायक, ठीक। देखिए नायक कौन है? नायक कहते थे हम सेनापति को, यानी जो नायक है वो सेना का बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको कहा जाता था नायक। नायक हो गया। और ये अमरनायक कौन है? देखिए जैसे ये मैंने माना विजयनगर साम्राज्य है, पूरा विजयनगर साम्राज्य है। अब इसमें ये एक क्षेत्र है, यानी बहुत सारे से क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अब जो राजा है वो तो यहाँ केंद्र में बैठेगा, एक क्षेत्र संभालेगा। अब केजरीवाल सारा क्षेत्र थोड़ी ना संभाल सकते, तो वो क्या करेंगे, एक केंद्र में बैठ गए, वो केंद्र में बैठे, उसने कहा भैया देख तू ये संभाल, 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 ये सबको बांट दिया। यानी जिसको ये भूमि खंड मिलेगा उसको कहा जाता था अमरनायक। यानी अमरनायक कौन है? अमरनायक वह व्यक्ति होता है जिसको राजा के द्वारा एक भूमि खंड प्रदान कर दिया जाता है। अब इस अमरनायक के पास यह शक्ति होती थी कि यहां पर ही यही कर रखेगा, यहां पर यह अपनी सेना रख सकता है और सेना के द्वारा संचालन कर सकता है, और अगर कोई कर ना दे तो यह अपना विद्रोह भी कर सकता है, उसको मार सकता, पीट सकता, सब काम कर सकता है। यह अमरनायक था। आपसे पूछता अमरनायक प्रणाली क्या है? अमरनायक प्रणाली क्या है? यानी जब राजा के द्वारा एक व्यक्ति को एक छोटा भूमिखंड दे दिया जाता है तो उसे अमरनायक कहा जाता है। अमरनायक वह व्यवस्था है, प्रणाली है जिसमें राजा एक भूमि का टुकड़ा प्रदान कर देगा और उससे कर लगान वसूलने के पश्चात उसका एक भाग राजा को देना पड़ता था। और ये जो अमरनायक थे ये अपने पास अपनी सेना भी रख सकते थे। इस व्यवस्था को ही अमरनायक प्रणाली कहा जाता है। तो आपको नायक और अमरनायक में फर्क समझ आ गया होगा। नायक केवल सेना का पति है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन अमरनायक आप ये मान के चलिए एक विधायक तो खैर नहीं, विधायक तो अलग चीज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ विधायक को कर वसूलने की शक्ति नहीं होती, तो जो अमरनायक होता था वो कर भी वसूल सकता था और अपनी सेना भी रख सकता था। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इन दोनों में ये नोट डाउन कर लीजिए, नायक और अमरनायक में फर्क। ठीक है, एक बात और याद रखिए, जो अमरनायक है मैंने बताया इनके पास अपनी सेना होती है, अमरनायकों के पास अपनी सेना होती है और राजा इनकी सेना के लिए पैसा कहता था भैया जो तुम्हें लगान प्राप्त हो रहा है उस लगान से अपनी सेना का संचालन करते रहिए, अपनी सेना को बनाते रहिए। कहता जब मुझे सेना की जरूरत हो तो इन अमरनायकों को अपनी सेना देनी पड़ती थी राजा को। अमरनायक जो है वो अपनी सेना राजा को दिया करते थे। ठीक है, अब ऐसा हो गया 2-3 अमरनायकों ने गुट बना लिया, जी हम नहीं दे रहे, राजा कभी लड़ाई हुई गुट बना लिया, हाँ जी देंगे कहना हम नहीं दे रहे, तो राजा ऐसे में हार भी जाता था। तो ये जो अमरनायक जो प्रणाली है इसमें राजा कभी कभी इसकी वजह कमजोर भी होगा। क्यों? अमरनायक से कहा जा रहा है पहले कहने से टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स कलेक्ट करने के बाद इन्होंने जो सेना पर संचालन करो, अपना पेट भरो और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो हमें भी दे देना। कुछ बचता है क्या हमारा पेट भरने के बाद? बचेगा? सोचो, मेरे को 10,000 रुपये मिले, मेरे को 2,000 की जरूरत है, लेकिन मैं पापा ने कहा देख बेटा अगर बच जाए तो मुझे दे दियो। पापा रहने को पापा, चलो पापा तो खैर हम फिर भी पापा के प्रति लॉयल हो जाते हैं। मैं आपको कहता हूं जैसे सरकार है, सरकार ने क्या करा आपके खाते में 10,000 रुपये डलवाए आपके खाते में और कहा सुनो भाई आप 5,000 रुपये तो आप कलेक्ट, मतलब आपको जितनी जरूरत हो इसमें उतने पैसे आप रख लेना और जरूरत ना हो, जितने की जरूरत ना हो वो मुझे वापस कर देना। आपको जरूरत थी सिर्फ 5,000 की, 5,000 वापस कर दोगे?
चल, सरकार का पैसा काहे को वापस करे, सरकार को देना, देखने आ रही है सरकार खर्च करा नहीं करा। तो यही अमर नायक प्रणाली में था। इसने कर इकट्ठा करा बहुत सारा, कर इकट्ठा करने के बाद अपनी सेना वेना पर लगाया, जो कुछ बच गया तो सोचता क्या भिजवाना, मतलब अगर 2000 रुपये बच गए ना, 2000 रुपये बच गए तो 2000 रुपये में से 200 रुपये भिजवा देता था, 1800 रुपये फिर भी अपनी जेब में रख लेता था। तो इस प्रकार सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती जाएगी, पैसा पहुंचेगा नहीं उसके पास, सेना इनकी बहुत बड़ी होती जाएगी, और एंड टाइम पर जब ये सेना मांगेगा तो सेना भी देने से मना कर देते थे ये, और सेना अपने पास कोई कभी कभी स्थिति ऐसी होती थी ये सेना रखते ही नहीं थे, कहते सेना पर मतलब सेना रखी ही नहीं, 2-4 सैनिक रख लिए, कहते हमारे पास 1000 की सेना है, 1000 का खर्चा काटा तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, बल्कि आप और भिजवाओ, सेना 1000 सैनिकों का पूरा नहीं हो पा रहा, भिजवाओ। तो राजा परेशान हो गया। तो अमर नायक प्रणाली एक तरह से कमजोरी का भी कारण बनेगी। ठीक है, आप इस चीज को लिख लीजिए। तो आप इस चीज को क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहां से मैं आपको 2-3 वर्ड क्लियर कर रहा हूं। एक मैंने अभी आपको बताया था गजपति, ठीक, एक होता अश्वपति, अश्वों का पति, एक होता नरपति। इन तीनों में फर्क क्या है, गजपति, अश्वपति और नरपति। देखो जो गजपति शासक हैं, यानी जो गजपति है उसके पास हाथी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, यानी ये हाथियों का स्वामी है, हाथियों का स्वामी। हाथियों के स्वामी को गजपति कहेंगे। जो घोड़ों का स्वामी होगा, घोड़ों का, उसे अश्वपति कहेंगे। जो व्यक्तियों का स्वामी होगा, यानी जिसके बहुत सारे गुलाम होंगे, गुलाम समझ रहे हो ना कि सब कुछ उसके हाथों में, जो गुलाम होंगे उनका जो मालिक होगा उसे नरपति कहा जाता था। यानी गजपति, अश्वपति और नरपति में क्या, गज का हाथियों का स्वामी, अश्वपति में घोड़ों का स्वामी और नरपति में गुलामों का स्वामी, यानी व्यक्तियों का स्वामी, नरों का स्वामी को नरपति कहा जाता था। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए अब तक हमने विजयनगर साम्राज्य की अभी तक राजनीतिक पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति पर। इसकी राज्य में था क्या क्या। देखो भौगोलिक स्थिति की बात करें हम तो अब इसको कल ही करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। सो जाइए, लगभग रात के 12:30 हो गए।